रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां। हाय, मैं जॉर्ज इब्राहिम। हाईवे कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। आज हमारा मेहमान है अंकुर धामा, जो एक पैरा एथलीट हैं और एक कोच हैं। अंकुर, स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सर। तो अंकुर, आप एक ऐसे एथलीट हैं जो पैरालंपिक्स में भी भाग लिया है और उसके बाद आपने अभी कोचिंग का काम भी शुरू किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। आपको एथलेटिक्स में रुझान कैसे हुआ? मैं जब छोटा बच्चा ही था तो सबसे पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जीएबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लोधी रोड के पास एक स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल। वहाँ पे मैंने अपनी 12th तक की एजुकेशन की। तो उसी के साथ साथ वहाँ पर मेरे सीनियर लोग जो हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड ही थे, वो खेलते थे। एक इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, वो उस समय कॉम्पिटिशन कराता था। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया भी कॉम्पिटिशन कराता था। पर लेकिन हमारा शुरुआती जो समय था वो हमारे स्कूल के दोस्तों के साथ रहते हुए, उनको देखते हुए, उनको समझते हुए ही ज़्यादातर चीज़ें मैंने सीखी हैं। और मेरी फैमिली में भी मेरी सिस्टर भी खेला करती थी स्पोर्ट्स, और साथ साथ फैमिली में एक स्पोर्टिंग माहौल था। तो आपका शुरुआती प्रेरणा घर से ही आया? ये सर, मेरी प्रेरणा घर से और साथ ही साथ जब मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ रहा था वहाँ से आई, क्योंकि वहाँ पे एक रविंद्र सिंह नागर जी हुआ करते थे, हमारे सीनियर थे वो। उन्होंने हमें काफ़ी समय तक कोच भी किया स्कूल के समय पे। और कुछ मेरे सीनियर फ्रेंड्स थे जो नेशनल वगैरह में खेलते थे और जीतते भी थे। नागर सर तो इवन इंटरनेशनल एथलीट थे, तो उन सबको देखकर हमें लगता था कि हमें भी खेलना चाहिए। और सब में सब बहुत छोटा था, 12-13 साल का, तब से ही मैंने गेम को शुरू किया। सबसे पहले अपने सीनियर साथियों के साथ जाने के लिए उनको थोड़ा हेल्प करना, उनके लिए पानी वानी ला देना, ये सारी चीज़ें करता था। तो मैं समझता हूँ कि वो पानी लाने का एक ये उद्देश्य नहीं था कि उनसे मिला जाए, वो एक भावना थी। और मैं ये भी समझता हूँ जो अभी भी जो खिलाड़ी लोग हैं जो अपने सीनियर एथलीट्स के साथ अच्छे से पेश आते हैं, तो उन्हें एक अच्छा गाइडेंस मिलता है। ब्लाइंड स्पोर्ट्स में कई कैटेगरीज होते हैं, जो टोटली ब्लाइंड का कैटेगरी होता है, पार्शली ब्लाइंड के होते हैं, पार्शली साइटेड का होता है। तो आपका कैटेगरी कौन सा है? सर, मेरा टोटली ब्लाइंड कैटेगरी है, जिसे इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स में तो B1 करके पुकारते हैं जी। और पैरालंपिक स्पोर्ट्स में T11। आपका जो इवेंट्स हैं, क्योंकि एथलेटिक्स एक बहुत ही ब्रॉड कैनवस है, कई इवेंट्स होते हैं ट्रैक एंड फील्ड में, तो आपका इवेंट कौन सा है और आपने इस इवेंट को क्यों चुना? सर, मेरा मेजर इवेंट मेरे जो है वो 1500 मीटर और 5000 मीटर है। हाँ। पर इन सब पर भी पहुंचने की एक कहानी है। जब मैं स्कूल समय में था तो मेरे सीनियर साथी होते थे, वो 10th और 12th स्टैंडर्ड में थे जी। मैं 5th और 6th स्टैंडर्ड में था। तो वो 100 to 100 मीटर किया करते थे। तो उन्होंने, जो हमारे फिजिकल टीचर होते थे, उनसे बात करके हमें शिफ्ट कराया 400 मीटर और 800 मीटर की तरफ। जी। तो पहले मैं 100 to 100 भी किया थोड़े समय, फिर 400-800 मीटर से शिफ्ट किया। फिर अगर मेरा इवेंट का सही चुनाव, जो मेरे कोच हैं डॉक्टर सत्यपाल सर जी, जिनके साथ मैं 2009 के से जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने मुझे शिफ्ट किया कि आप अच्छा कर सकते हैं मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। तो मैंने फिर 800 मीटर शुरू किया, 15, और धीरे धीरे ग्रेजुअली अब मैं 5000 मीटर तक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता हूँ। जब एक टोटली ब्लाइंड व्यक्ति लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता है, तो आपके साथ कोई गाइड रनर होता है या ये कोई ऑडियो क्लूज होता है? सर, जो ब्लाइंड एथलीट्स हैं अब वो गाइड के साथ रन करते हैं। जो T11 कैटेगरी है उसमें गाइड मैंडेटरी है, मस्ट है। विदाउट गाइड वो रन नहीं कर सकते। तो मैं गाइड के साथ ही भागता हूँ। उसी जो मेरे जो गाइड हैं वो लोग ही मुझे ट्रेनिंग कराते हैं और कंपटीशन में उन्हीं के साथ करता हूँ। इसी तरह सर, मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जैसे T12 कैटेगरी है जी। उसके पास ऑप्शनल है, वो इंडिविजुअल भी रन कर सकते हैं और गाइड भी अवेल कर सकते हैं। जी। T13 कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलमोस्ट
साइटेड एथलीट जैसे, एबल बॉडीड एथलीट जैसे ही होते हैं। तो गाइड जब आपके साथ भागते हैं तो इज देयर एनी बॉडी कांटेक्ट या आप लोग साइड बाय साइड भागते हैं? सर हम लोग साइड बाय साइड भागते हैं, साथ में हमारे पास एक स्टैंडर्ड, उसको हम टीदर बोलते हैं, उसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है जी तो एक हिस्सा, वो जो पकड़ने वाला हिस्सा उसका एक सर्कल में है जी अराउंड 9 सेंटीमीटर का, जी और बीच में 9 to 10 सेंटीमीटर उसके बीच में जगह रहता है। फिर गाइड के पास भी अराउंड 9 सेंटीमीटर का सर्कल होता है। जी तो हम उनको अपनी फिंगर्स में होल्ड करते हैं जी और पैरेलली रन करते हैं, यानी कि साथ साथ, साइड टू साइड। और इसमें हमारे जो गाइड हैं वो हमें ड्रैग भी नहीं कर सकते, पुल नहीं कर सकते। उनका काम है हमारे साथ कोऑर्डिनेशन रखना और हमें जो हमारी लेन्स हैं उनमें रखना, जिससे कि हम इन साइड में भी ना जाएं और अपने ट्रैक को ना छोड़ें, ना भटकें। ये जो ब्लाइंड एथलेटिक्स में जो ट्रैक्स है उसमें चौड़ाई ज्यादा होता है या नॉर्मल ट्रैक्स ही होते हैं? ट्रैक्स नॉर्मल है सर, लेकिन जो T11 एथलीट हैं, जी जहां पर लेन, अपनी लेन में भागना होता है, तो T11 एथलीट को ऐसे में 2 लाइन अलॉट की जाती है। सपोज दैट 100, 200 और 400 मीटर रेस, जी ऐसी रेसेस हैं जिन्हें अपनी लाइन में ही कंप्लीट करना होता है। राइट तो ऐसे में अगर एबल बॉडीड एक ट्रैक पर 8 मेंबर होते हैं, हाँ तो हमारे T11 के 4 एथलीट और 4 उनके गाइड, राइट यानी 1+1, उनको करेक्ट 2 लाइन अलॉट की जाती है, 1 जी जी 2, इस तरह से 3 4 5 6 7 8। तो वो अपनी उन 2 लाइन में, सर जो एथलीट और गाइड हैं उन दोनों लाइन में वो किधर भी मूव कर सकते हैं। ऐसा उसमें मैंडेटरी नहीं है कि 11 का एथलीट अगर लाइन 1 में है तो अपने गाइड की लाइन 2 में नहीं जा सकता, या गाइड 2 में है तो 1 में नहीं आ सकता, बशर्ते आपको 1 और 2 से बाहर नहीं जाना है। राइट सो जैसे कि ब्लाइंड लोग जब एग्जाम्स लिखते हैं तो स्क्राइब्स होते हैं और स्क्राइब्स का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो जब ब्लाइंड एथलेटिक्स में गाइड को चुना जाता है तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें या कोई भी जो भागता है वो आ सकता है? इसमें सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। जो हमें कंफर्टेबल हैं और हमारे साथ जिनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, कॉम्बिनेशन अच्छा हो, उनके साथ हम रन कर सकते हैं। शर्तें वही हैं जिस तरह से हम एक एबल डिसेबल एथलीट किसी भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी कि नशीले पदार्थ या ऐसी निषेध दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वैसा ही हमारे गाइड के साथ भी है कि वही रूल्स और रेगुलेशंस उन पर भी फॉलो होंगे, यानी कि जो स्पोर्ट्स है वो क्लीन स्पोर्ट्स को ही प्ले कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आपका गाइड रनर कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लेते हैं तो वो आपके क्वालिफिकेशन पे इम्पैक्ट होगा? यस सर, क्योंकि जो हमारे गाइड रनर हैं एक तरीके से वो हमारे एथलीट पार्टनर हैं, और 2 लोग मिलकर एक कंपटीशन को हम कंप्लीट करते हैं। राइट दैट मींस 2 लोगों का एक कंपटीशन है। यानी कि दोनों का टेस्ट होता है। यस सर, यस सर। तो अभी तक आप आपने ये शुरू कब किया था, किस साल में किया था आपका जो एथलेटिक करियर? सर मेरा एथलेटिक्स करियर 2006-7 से मैंने नेशनल्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। 2009 में मैं फर्स्ट टाइम वर्ल्ड जूनियर स्टूडेंट चैंपियनशिप खेलने गया, वहां पे मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले। जी फिर 2011 में अगेन, 2012 में मैंने 800 मीटर में एशियन रिकॉर्ड बनाया 2 जी मिनट 9 सेकंड का। जी फिर 2014 पैरा एशियन गेम जो कि इंचियोन कोरिया में हुए, वहां पर 3 मेडल मिले, 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, 800 मीटर, 1500 मीटर और 5000 मीटर। राइट उसके बाद अभी का जो परफॉर्मेंस है सर वो भी काफी अच्छा रहा। अभी 4th पैरा एशियन गेम हुए हैं हंगझोउ चाइना में, जी उसमें 1500 मीटर और 5000 मीटर में दोनों में गोल्ड मेडल मिला। इन सब के बीच में सर देखते हुए 2018 में गवर्नमेंट ने मेरी परफॉर्मेंस को मान्यता प्रदान करते हुए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और साथ ही साथ 2019 में डिसेबिलिटी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से मुझे सम्मानित किया। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस।
If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the Eyeway National Toll-Free Helpline number 1-800-5320-469. The number is 1-800-5320-469. पैरा एथलीट के सबसे बड़ा इवेंट जैसे आम एथलीट्स का ओलंपिक गेम्स होता है, उसी प्रकार पैरालंपिक्स होता है। तो आपका जो पैरालंपिक्स का सफर कब शुरू हुआ? और हमने पढ़ा था कि रियो में दुर्भाग्यवश आपका एक्सीडेंट हुआ था, पर उसी के बारे में थोड़ा आप शेयर करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो उस वाकया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगा उनको, तो कुछ आप बताएंगे? यस सर 2016 रियो पैरालंपिक्स हुए थे, वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करने गया। अच्छी फिटनेस थी, सारी तैयारियां भी बहुत अच्छी थी, और उससे पहले कोई इंडियन ब्लाइंड एथलीट ने पैरालंपिक्स में हिंदुस्तान की तरफ से हिस्सा भी नहीं लिया था। तो सौभाग्य से मुझे अवसर भी मिला, या मेरी मेहनत कुछ इस तरह की थी कि मैं उसको अचीव कर पाया। लेकिन जब मेरा हीट चल रहा था 1500 मीटर का, मैं वहां पर 1500 में हिस्सा लेने के लिए गया था, पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। तो उसके बाद मेरे जो गाइड हैं, रेस अच्छी स्टार्ट होती है, लेकिन मेरे गाइड जो हैं अराउंड हम लोग 50-60 मीटर ही गए थे। हमें टर्किश रनर ने पुश किया और मेरे गाइड जो है वहाँ पे फॉल डाउन हो गए। उसकी वजह से हमारे कुछ सेकंड्स भी वेस्ट हुए और मेरे गाइड जो हैं वो काफी घायल हो गए, उनको स्पाइक्स लग गए, उनके नीज में चोट लग गई। तो उस वजह से सर वो मेरा पूरा रेस खराब हो गया, और उसके लिए हमने अपील भी की, लेकिन जब तक थोड़ा लेट हो चुके थे, नहीं तो हो सकता है कि जो पार्टिसिपेशन था वो मेडल में तब्दील होता। ये 1500 और 5000 मीटर्स में लेन रनिंग जरूरी है, वो लेन क्रॉस कर सकते हैं लोग? सर उसमें स्टार्टिंग में अराउंड एक जोन है, जोन के बाद आप लेन क्रॉस कर सकते हैं। तो इसमें सभी लोग कोशिश करते हैं कि वो जो सबसे फर्स्ट ट्रैक है उसके पास पहुंचने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां से डिस्टेंस सबसे क्लोज होता है जी। तो इस वजह से सर सभी अपनी लेन को सुनिश्चित करना चाहते हैं। और 1500 मीटर 5000 मीटर सर ये इंड्योरेंस बेस्ड रेस है, तो इसमें कोशिश करते हैं कि रिदम के साथ चला जाए, और लास्ट में जो एनर्जी होती है उसके सहारे पहले अपने एरोबिक जोन का फायदा उठाते हुए फिर एनारोबिक की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को पुश करते हैं। जो एथलीट पैरालंपिक्स में भाग लेना चाहते हैं, उसका प्रक्रिया क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, ये इसके बारे में थोड़ा आप सुनने वालों को बताएंगे? यस सर जब जैसे पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया तो सर ये है कि हम लोग अपने सबसे पहले स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं जी। फिर हम लोग अपना नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट हमारी एंट्रीज भेजते हैं। नेशनल में जब हम बहुत अच्छा करते हैं, फिर नेशनल बॉडी जो कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है जी, या फिर इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मोस्टली तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ही इवेंट कराती है, क्योंकि आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ये रिकग्नाइज्ड बॉडी है। तो वहां से नेशनल जीतने के बाद हम लोग इंटरनेशनली जाते हैं जी। और जिस भी गेम का है सर, सपोज दैट एशियन गेम्स का है, तो हर इवेंट के हर कैटेगरी के हमारे टाइमिंग्स या थ्रोज के डिस्टेंस एक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है जी। फिर हमें अगर हमारा परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड को पार करता है तब हम एलिजिबल होते हैं जाने के लिए। और फिर सर साथ ही साथ ये प्रक्रिया ऐसे भी बढ़ती है कि एक निश्चित कोटा भी होता है कि एक देश से इतने खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे खिलाड़ियों ने कितने खिलाड़ी क्वालिफाई किए और कितनों को कोटा मिल सकता है। जब आप ट्रेनिंग का जिक्र करते हैं तो ट्रेनिंग के अंतर्गत व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज, जैसे कि वेट्स हो या स्प्रिंट्स हो या लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो या एरोबिक्स हो, ये आपका ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या क्या होता है? व्हाट ऑल डू यू डू? सर जैसे मेरा 1500 मीटर है तो हमें एंड्योरेंस की ज्यादा जरूरत होती है, स्पीड भी की भी जरूरत होती है, साथ साथ स्ट्रेंथ
की जरूरत है, लेकिन उनका परफॉर्मेंसली अगर हम उसका पोर्शन निकालें तो हमें एंड्योरेंस सबसे ज्यादा चाहिए होगा। उसके साथ में स्पीड मिल जाएगी तो स्पीड एंड्योरेंस चाहिए होगा। फिर हमें स्ट्रेंथ पे भी काम करना होता है, एजिलिटी पे भी काम करना होता है। तो ये सब चीजें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हमारी जिम ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो अगेंस्ट द हम कई बार वेट्स के करते हैं, या हिल्स ट्रेनिंग जो कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर आता है। तो इन सबको सर एक पोर्शन के हिसाब से डिसाइड करके, जिससे कि हम सभी मोटर क्वालिटीज पे काम कर सकें, जो कि हमारे लिए हमारे इवेंट के हिसाब से ज्यादा जरूरी होती है। तो उस प्रोग्राम को बनाते हैं। और साथ ही साथ ये भी रहता है कि सर कंपटीशन से हम कितना दूर हैं, हमारे पास कितना समय है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑफ सीजन, मिड सीजन, सीजन और लास्ट में टेपरिंग कैसे करना है, उसका ध्यान तो हमारे कोचेस रखते हैं। और साथ ही साथ जब हम कोच कर रहे होते हैं तो ये ध्यान हमें भी रखना पड़ता है। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. तो अभी आपने अपना कोचिंग करियर भी शुरू किया है और अभी मेरे ख्याल से आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साय के साथ भी कार्यरत हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ और आपका कोचिंग करियर के बारे में थोड़ा भी बताएंगे? तो सर मैं अभी साई में एज ए कोच काम करता हूँ। साथ ही साथ अभी तो सर मैं ज़्यादातर एक्टिवली खुद की ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन मैं फिर भी कुछ एथलीट्स हैं जिनको गाइड करता हूँ, उनका प्रोग्राम बनाना, उनको प्रोग्राम भेजना, और साथ ही साथ उनसे कई बार अगर वो दूर भी हैं तो कोऑर्डिनेशन करना कि हाउ बॉडी फील, हाउ यू फील, आपका टाइमिंग्स कैसा रहा, कितना था, और ये एनालिसिस करना कि कल हमने कितना किया था और आज क्या है, तो आपका बॉडी में क्या तकलीफ थी। तो सर एक डिस्कशन बेस्ड ट्रेनिंग रहती है, जिससे कि हमें पहले मैं एथलीट के लिए पूरा प्लान बनाता हूँ और फिर उसको प्लान को देखते हैं कि वो कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं, उसके हिसाब से ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। जो एथलीट्स को आप ट्रेन करते हैं ये पैरा एथलीट्स हैं या ये नॉर्मल रेगुलर एथलीट्स हैं? सर कुछ पैरा एथलीट्स हैं और ज्यादातर अभी एबल एथलीट हैं। कुछ को तो मैं डिस्टेंस कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग भी देता हूँ जी। तो ऐसे में सर, लेकिन ये हमारे लिए ये ज्यादा बढ़ जाता है कि जो हमारे एथलीट हैं या स्टूडेंट हैं वो काफी भरोसेमंद हों और जितना भी वो हमें रिपोर्टिंग करें वो एग्जैक्टली सही करें, क्योंकि एक एबल और एक डिसेबल कोच में ये थोड़ा सा फर्क है। लेकिन हमारे पास स्टूडेंट भी ऐसे ही होते हैं ज्यादातर जो काफी डिसिप्लिन हैं और काफी ऑनेस्ट होकर जो प्रोग्राम दिया जाता है उसको करते हैं। अभी जो इंडिया में जो एथलीट्स हैं, पैरा एथलीट्स, जो ब्लाइंड एथलीट्स हैं, उनमें अगर आप टैलेंट देखते हैं तो प्रॉमिसिंग टैलेंट कुछ नाम बताएंगे, उनका इवेंट्स बताएंगे जो हम whom we can watch out for at the Paris Paralympics? सर ब्लाइंड एथलीट्स में अभी एक गर्ल है, वीमेन एथलीट हैं सिमरन शर्मा, वो 100-200 स्प्रिंट में है, T12 कैटेगरी में। हाँ। वो काफी प्रॉमिसिंग एथलीट हैं। साथ ही साथ रक्षिता राजू करके कर्नाटका से एथलीट हैं, T11 की फीमेल एथलीट हैं, 1500 मीटर इवेंट भागती हैं, वो भी काफी अच्छी एथलीट हैं। साथ ही साथ मेल एथलीट भी हैं, लेकिन ये दो ही एथलीट फीमेल एथलीट हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभी पेरिस पैरालंपिक में जा रही हैं। रियो और टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में तो भारत का प्रदर्शन काफी इंस्पिरेशनल था। काफी लोगों को मेडल्स मिले और काफी लोगों के बारे में मीडिया में काफी चर्चा भी हुआ। ये सर तो उम्मीद है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में 54 मेंबर्स का कंटिंजेंट था, उसमें अराउंड 19 मेडल्स इंडिया ने विन किए थे जी। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बार थोड़ा कंटिंजेंट भी बड़ा है जी। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन 80 और 90 के बीच में है जी। और मेरी
मेरा ऐसा अजम्पशन है कि हम लोगों को 25 और 30 के बीच में तो मेडल जीतने ही जीतने चाहिए। और अभी एक और परिवर्तन जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में हमने देखा है कि प्रोफेशनल एजेंसीज जैसे OGQ हो या गो स्पोर्ट्स हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज भी क्वाइट एक्टिवली टैलेंट को ढूंढ रहे हैं और टैलेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? आप क्या समझते हैं कि इसका कुछ how was this actually prompted? इसका शुरुआत कैसे हुआ? सर सबसे पहले 2014-15 के समय से 2014-15 से ही जी सबसे पहले गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करना शुरू किया था जी। और आज का समय ये है कि उनके पास अराउंड 100+ पैरा एथलीट्स हैं जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में OGQ ओलंपिक गोल्ड कस्ट भी अराउंड 60+ से ज्यादा एथलीट को भी सपोर्ट कर रहा है। इनसे एक बहुत अच्छी चीज जो निकल के आई है, जो पैरा एथलीट से उनका जो सपोर्ट सिस्टम बढ़ा है, उन पर एक यकीन बढ़ा है और उनके जो चैलेंजेस कहीं ना कहीं फाइनेंशियल के साथ साथ जो उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम या साइंस बेस्ड जो फैसिलिटीज नहीं थी, अब वो काफी हैं। तो इससे एथलीट्स की परफॉर्मेंस काफी इनहांस हुई है। और ये इनहांसमेंट तो सर आप देख ही सकते हैं कि 2016 में जहां 4 पैरालंपिक मेडल थे, अभी की तस्वीर टोक्यो पैरालंपिक्स और अब पेरिस पैरालंपिक जो कि होने वाला है, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ऐसी एजेंसीज के होने से, साइंस मेथड पर ट्रेनिंग होने से, अच्छे कोचेस के होने से बहुत चेंज आया है। और साथ ही साथ ये चेंज अभी और भी आना बाकी है। मुझे लगता है कि इंडिया जल्द से जल्द अगले 2 पैरालंपिक से 3 पैरालंपिक में वर्ल्ड में टॉप करने की पोजीशन पर होगा। अंकुर, आज के तारीख में खेलो इंडिया है और नेशनल गेम्स हैं, नेहरू युवक केंद्र है और साई के भी रीजनल सेंटर्स हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज जो है, अवसर जो है, ये क्या ब्लाइंड एथलीट्स को भी प्रदान किया जा रहा है या ये सिर्फ एबल बॉडी एथलीट्स के लिए है? सर अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया जो गेम्स, पैरा गेम्स है वो शुरू कराए हैं। इसका फर्स्ट एडिशन हो गया है। उसके बाद से सेंटर्स में पैरा एथलीट्स को भी लिया जा रहा है और उसमें कुछ ब्लाइंड एथलीट्स भी हैं। तो साई के बेस पे तो काफी अच्छा हुआ है, लेकिन और जगहों पर भी मुझे लगता है कोशिश होनी चाहिए। जैसे क्योंकि JSW है, रिलायंस फाउंडेशन है, इनके पास भी एक अपना बेस कैंप है। तो ऐसे में भी इन लोगों को चाहिए कि वो पैरा एथलीट्स को रखें और इनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से मैं उम्मीद रखता हूं कि इन लोगों को विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट्स पर भी और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अंकुर, एक आखिरी सवाल। आप स्पोर्ट्स में अभी करीब 20 साल रह चुके हैं और आप माहौल जानते हैं। तो एक विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड लड़का या लड़की इंडिया के किसी भी पार्ट पे हो, किसी भी जगह पर हो, अगर वो स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? उनको किन से बात करना होगा? उनको सूचना कहाँ से मिलेगा? अगर उनको कहीं रजिस्टर करना हो तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा? तो आपका एडवाइस क्या होगा, आपका गाइडेंस क्या होगा? सर ऐसे में अगर किसी विजुअली इम्पेयर्ड को शुरू करना है तो सबसे पहले उसे कहीं ना कहीं ये रीच बनानी पड़ेगी, चाहे आसपास में जो भी छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं, जहाँ पे भी वो रहते होंगे, कि सबसे पहले वो ये ढूंढने की कोशिश करें कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग कहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो वहां से सर ज्यादा आसानी से रास्ते निकलते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है तो वो अपने, अगर किसी को ट्रेनिंग करनी है या वो छोटे शहरों से भी हैं, तो वो ये कोशिश कर सकते हैं कि जो गूगल का काफी जमाना है, तो वो सर्च कर सकते हैं कि ब्लाइंड स्पोर्ट्स कैसे होता है, कहाँ से होता है। एक इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो गया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, इनके भी नंबर भी अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ सर आप हैं, हम लोग हो गए, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे लोग जुड़ सकते हैं और फिर उनके अकॉर्डिंग उनकी क्या एज है, क्या उनका परफॉर्मेंस है,
उनको उसी के अकॉर्डिंग सर गाइड किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों तक ये सूचना पहुंचे कि एक ब्लाइंड स्पोर्ट्स होता है और बहुत अच्छे से होता है, और उसमें कोई भी ब्लाइंड एथलीट या ब्लाइंड स्टूडेंट या विजुअल इम्पेयर्ड लोग अपना 100% दे सकते हैं और अपना कहीं ना कहीं करियर इसमें बना सकते हैं। अंकुर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और जाहिर है उम्मीद ये है कि ये हमारे जो कॉन्वर्सेशन सुन के कई लोग प्रेरित होंगे, और आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाइंड युवा और युवतियाँ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लें और आगे आए, और आगे का जो पैरालंपिक गेम्स हो या वर्ल्ड गेम्स हो वहाँ पर भारत का नाम रोशन करें। So thank you very much for spending this time. Thank you, sir. Highway, ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। Highway, ये है रोशनी का